बच्चों को। आज हम अपने ऑप्शनल पेपर कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ इंडियन एजुकेशन में वुमेन एम्पावरमेंट आपका टॉपिक चल रहा था, इसलिए कुछ कक्षाओं में मैंने इस टॉपिक पर आप लोगों से चर्चा की है कि महिला सशक्तिकरण जो है वो कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि हमें जो महिलाओं की स्थिति है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा समाज है उसमें कहीं ना कहीं अंतर है, भेद है। तो उस भेद का ही ये परिणाम है कि आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। कल की क्लास में मैंने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय योजनाओं एवं नीतियों की बात की थी कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संविधान में महिला सशक्तिकरण के लिए या महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद या किस तरह के अधिनियमों को पारित किया गया है, इन सब की चर्चा करते हुए कल मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहली चीज़ तो ये जो महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें बालिका शिक्षा का प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सामने उठकर आता है, क्योंकि पहले के समय में यदि हम देखें तो महिलाओं को आगे बढ़ने या पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना बहुत ही मुश्किल की बात थी, क्योंकि एक स्त्री को घर गृहस्थी के लिए ही समझा जाता था। लेकिन धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ और इस बदलते स्वरूप के साथ महिलाओं की स्थिति भी बदलती चली जा रही है। तो जो भी बालिका शिक्षा को लेकर प्रश्न है तो हम देखते हैं विश्व स्तर पर प्रत्येक राष्ट्र एवं मानव जाति के लिए बालिका शिक्षा का प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की जो प्रकृति है और विश्व का जो उत्कर्ष है उसके महत्वपूर्ण अंशों के रूप में हम इस महत्वपूर्ण समस्या को सफलतापूर्वक हल करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। बालिका शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग उसकी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा है, क्योंकि शरीर से सबल होने पर ही बालिकाएं उच्च शिक्षा एवं उत्कृष्ट भावनाओं को अधिक योग्यता के साथ ग्रहण कर सकेंगी, जिसके द्वारा न्याय की ओर उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति दृढ़ होगी और अपने आचरण को वो अधिक प्रबल बना सकेंगी। तभी आदर्श माता, आदर्श पत्नी, आदर्श अध्यापिका एवं आदर्श समाज सेविका के रूप में देश के निर्माण में सहायक हो सकेंगी। नारी ही अपनी कोख से जन्म देकर बच्चे का पालन पोषण करके राष्ट्र के लिए राष्ट्रभक्त एवं चरित्रवान राजनेता, महान वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इंजीनियर, वकील एवं न्यायाधीशों का निर्माण करती है। अतः इस प्रकार आप देख सकते हो कि निश्चित रूप से नारी का शिक्षित होना परम आवश्यक है। यदि नारी शिक्षित नहीं होगी तो राष्ट्र एवं समाज के जो भी भावी कर्णधार है उनके निर्माण में बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। राष्ट्र एवं समाज के विकास एवं उन्नति के लिए नारी का शिक्षित होना अति आवश्यक है। इसलिए हमें बालिका शिक्षा का जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि बालिका शिक्षा का प्रचार प्रसार करना कितना आवश्यक है। बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए हम क्या कर सकते हैं या इनके उपायों में हम किन बातों को सम्मिलित कर सकते हैं, हम एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रचार किया जाए। हमारा जो समाज है वहाँ पर जिस प्रकार हम अपने बालक को पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं, उसी प्रकार हमारे समाज में हमें बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहन सबके अंदर जगाना है। तो इसके प्रसार की यदि हम बात करें तो हमें जन जन तक पहुंचाना है कि लड़का हो या लड़की
सभी पढ़े लिखे आगे बढ़े। अभिभावकों के जो भी निर्णय हैं हमें उनसे संपर्क करना चाहिए अभिभावकों से, और उनको बताना चाहिए कि बालिका शिक्षा का क्या महत्व है। यदि एक बालिका शिक्षित होगी तो वह स्वयं के साथ दो परिवारों को आगे बढ़ाने का काम भी करती है। बालिकाओं की संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण होता है बालिकाओं को शिक्षित ना करने का, कि जो पिता है या जो अभिभावक है वो कहीं ना कहीं बालिकाओं के लिए जो भी धन जोड़ कर रखता है वह उसका उद्देश्य यही होता है कि वह उसके विवाह पर इसको खर्च करेगा। लेकिन यदि हम निःशुल्क शिक्षा की बात करें कि बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, तो ऐसी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के लिए भी बालिकाओं को शिक्षित करना बहुत ही आसान बात हो जाएगी। परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए, बालिका विद्यालयों की जो भी संख्या है उसमें वृद्धि की जाए, सह शिक्षा को अधिक लोकप्रिय बनाया जाए, और प्राथमिक विद्यालयों में मिश्रित विद्यालयों को बदला जाए। जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनको मिश्रित विद्यालयों में बदल दिया जाए। महिला शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, और जितनी भी शिक्षिकाएं हैं उनको, यानी कि जो भी शिक्षिकाएं हैं जो अप्रशिक्षित हैं उन्हें प्रशिक्षण देने की सुविधा भी की जाए। जो भी शिक्षिकाएं हैं जो ग्राम में शिक्षण कार्य करने जाएं उन्हें ग्रामीण बना दिया जाए, और क्रमोत्तर कक्षाओं की योजना बनाई जाए। क्रमोत्तर कक्षाएं प्राथमिक विद्यालयों से ही संलग्न की गई हैं। हाई स्कूल स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रबंधन किया जाए, और अध्यापिकाओं के आवास के लिए आवास गृह भी बनाए जाए। मिश्रित विद्यालयों में स्कूल माताओं की नियुक्ति की जाए। तो इस प्रकार से हम जो भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं इस तरह के प्रयासों से, और कहीं ना कहीं इसका जो हमारा प्रयास है बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने का, तो ये सारे जो भी मापदंड हैं ये हमें बताते हैं कि हम बालिका शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में बालिका शिक्षा एक समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी हुई है, और वह समस्याएं क्या क्या हैं उसकी यदि हम बात करें तो पहली सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक समस्या। क्योंकि भारतीय जो संविधान में स्त्रियों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक और सामाजिक तथा शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसा कि हमने पहले आपके टॉपिक में पढ़ा, उसमें भारतीय संविधान में किस प्रकार बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए बात की गई है, कौन से अनुच्छेदों में किस प्रकार से हमें बताया गया है। तो इस कारण हम देखते हैं कि सरकार ने बालिका शिक्षा के विकास की दिशा में अनेक सराहनीय कदम भी उठाए हैं, परंतु बालिका शिक्षा विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? अनेक समस्याएं और बाधाएं जो बालिका शिक्षा के विकास को अवरुद्ध कर रही हैं। जब तक इन समस्याओं पर उचित ढंग से विचार नहीं किया जाता तब तक बालिका शिक्षा का विकास और प्रगति संभव नहीं है। तो सबसे पहली समस्या हम आर्थिक समस्या के रूप में देखते हैं, क्योंकि जो हमारा देश है वह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अतः बालिका शिक्षा संस्थानों की स्थापना में आर्थिक बाधा सबसे आगे आ जाती है। कुछ विद्यालय जो व्यक्तिगत प्रयास द्वारा स्थापित किए भी जाते हैं, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण बीच में ही बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलता। और ऐसी दशा में प्रश्न उठता है कि बालिका शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए। तो बालिका शिक्षा की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या हमारे समक्ष खड़ी होती है, क्योंकि हमारा धन अर्थ की दृष्टि से देश में जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, आर्थिक स्थिति यदि मजबूत नहीं है तो वहाँ पर जो भी प्रोग्राम या कार्यक्रम चल रहे हैं वो बंद हो जाते हैं, लेकिन निरंतर कंटिन्यू जारी नहीं रख पाते आर्थिक समस्याओं के कारण। रूढ़िवादिता की समस्या की यदि हम बात करें तो भारतीय समाज में अनेक रूढ़िवादिता
फैली हुई हैं। इसमें अधिकांशतः हम देखते हैं कि भारतीय या रजोदर्शन से पूर्व अपनी कन्या का विवाह कर देना अपना कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि ऐसा न करना उनके अनुसार क्या होता है कि पाप है, हमने अपने बालिका की शादी नहीं की, हम अपने कर्म से उद्धार नहीं देखा। इस तरह की जो भी विचारधाराएं हैं व्यक्तियों के अंदर बनी रहती हैं, चाहे वो मुसलमान गुरुवादिता में हो या हिंदुओं में भी इस तरह की भावनाएं हम बढ़ चढ़ कर देखते हैं। पर्दा प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन, अनेक तरह की जो भी समस्या है, आज इतना विकसित होने के बाद भी, हमारी सोच इतनी डेवलप होने के बाद भी, सभी और शिक्षा का प्रचार प्रसार होने के बाद भी हम इस तरह की वादी विचारधारा को अपने समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखते ही हैं। इन सब कारणों से भी बालिका जो शिक्षा है वह बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के विरुद्ध कार्य करती है, और यहाँ से शिक्षा का तो प्रश्न ही नहीं होता। जिन व्यक्तियों की विचारधारा ही रूढ़ी है तो वो सह शिक्षा की तो बात ही नहीं करेंगे कि बालक और बालिका एक साथ पढ़ें। तो इस तरह से यदि हम अपने समाज में गर्ल्स कॉलेज या गर्ल्स स्कूल बच्चों के लिए स्थापित करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति शायद अपनी बालिकाओं को उन स्कूलों में प्रवेश दिलाएं और वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। अनुचित दृष्टिकोण की समस्या यदि हम बात करें तो भारत में निरक्षरता का बोलबाला है। निरक्षर व्यक्ति ना तो शिक्षा के महत्व को समझता है और ना ही जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण स्वस्थ होता है। तो हम अधिकांश भारतीयों को देखते हैं कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वह नौकरी प्राप्त करना ही होता है। अतः वे सोचते हैं कि जब हमें स्त्रियों से नौकरी करानी ही नहीं है तो उन्हें शिक्षा क्यों दी जाए। तो इस तरह के जो भी अनुचित दृष्टिकोण है हमें उन्हें अपने समाज से खत्म करना है कि शिक्षा का मेन उद्देश्य ये नहीं है कि जॉब पा लेना। शिक्षा हमें और भी कई चीज़ों में उन्नत बनाती है, हमारी विचारधारा को डेवलप करती है, हमारे व्यवहार को सुसज्जित करती है, हमारे आचरण को एक नई दिशा प्रदान करती है। शिक्षा का मेन उद्देश्य ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को शिक्षित करोगे तो वो जॉब करेगा या सरकारी नौकरी पा लेगा। तो ऐसी जो मानसिकता हमारे समाज में फैली हुई है, ऐसे दृष्टिकोण को हमें अपने समाज से हटाना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बालिका शिक्षा की समस्या के रूप में हमारे समक्ष खड़ा होता है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन की समस्या की यदि हम बात करें तो हमारे देश में बालिका शिक्षा का प्रसार भी दोषपूर्ण है, क्योंकि कुछ राज्यों को छोड़कर स्त्री शिक्षा के प्रसार में प्रशासन का भार पुरुष अधिकारी वर्ग पर है, परंतु पुरुष अधिकारी वर्ग बालिका शिक्षा की विभिन्न समस्याओं तथा आवश्यकताओं को ना तो भली प्रकार समझ पाते हैं और न उसमें ठीक प्रकार से रुचि लेते हैं। तो कहीं ना कहीं दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन की समस्या भी बालिका शिक्षा की समस्या से संबंधित है। साथ में अपव्यय व अवरोधन की समस्या भी बालिका शिक्षा की समस्या को सपोर्ट करती है कि बालिका शिक्षा में आप देखते हैं कि अपव्यय व अवरोधन की समस्या होती है। अपव्यय व अवरोधन क्या है कि बालिकाएं जो है किसी प्रकार से प्रवेश तो ले लेती हैं विद्यालयों में, परंतु आर्थिक स्थिति या अन्य कारणों से वे अपनी पढ़ाई वहीं बीच पर रोक देती है, या एक ही कक्षा में बार बार उत्तीर्ण न होने की स्थिति में भी अपव्यय और अवरोधन की समस्या को हम देखते हैं। तो अपव्यय और अवरोधन बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अधिक होता है। कार्य अधिकता इसका कारण हो सकता है, निर्धनता इसका कारण हो सकता है, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि के कारण अनेक कन्याओं को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। अनेक अभिभावकों अपनी बालिकाओं को अधिक से अधिक प्राथमिक एवं मिडिल स्तर तक ही शिक्षा देने का कार्य कर पाते हैं या इसके पक्ष में रहते हैं। हम अपने विद्यालय महाविद्यालय में भी देखते हैं जो कक्षाओं में बच्चों ने प्रवेश नहीं दिए हैं, जब हम उनसे संपर्क करते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही निकल के आता है कि वो अब पढ़ना नहीं चाहती है। जब हम इस दिए गए
उत्तर को अभिभावकों से प्रश्न के रूप में पूछते हैं कि क्यों नहीं पढ़ना चाहती हैं आपकी बालिका, तो कुछ निश्चित से कारण वो हमें बताते हैं। पैसे की कमी है, अब हम उसको पढ़ाएंगे नहीं, उसे पढ़ लिख कर करना क्या है, करना तो घर का ही काम है। ऐसे अभिभावकों से हमें उत्तर प्राप्त होते हैं। उसकी शादी कर दी है, अब ससुराल वाले उसे नहीं पढ़ा रहे। तो इस तरह की समस्याएं ग्रेजुएशन लेवल पर भी बालिकाओं की उभर कर आती है। हम लोग खुद बात करते हैं बच्चों से फ़ोन पर, जब प्रवेश संबंधी समस्या किसी बच्चे को होती है और लंबे समय तक वो प्रवेश लेने नहीं आता है, तो इस पर हम चर्चा भी करते हैं। तो इस तरह के रीजन हमारे समक्ष उभर कर आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कार्य की अधिकता, निर्धनता और विवाह जैसी समस्याओं के चलते अपव्यय व अवरोधन की समस्या का सामना बालिका शिक्षा को करना पड़ता है। बालिका विद्यालयों के अभाव की समस्या के रूप में हम बालिका शिक्षा की समस्या को देखते हैं कि हमारे देश में बालिका विद्यालयों का पर्याप्त अभाव है। देश के 2/3 ग्राम ऐसे हैं जहां प्राथमिक शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार के भवन नहीं है। शेष ग्रामों में अधिकांश विद्यालय में केवल छात्रों के लिए हैं। मजबूर होकर इन विद्यालयों में बालिकाओं को भी अध्ययन करने के लिए जाना पड़ता है। बालिका विद्यालयों का सबसे अधिक अभाव माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर है। नगरों में तो बालिकाओं के लिए कुछ स्कूल और कॉलेज होते भी हैं, परंतु गांवों में इनका पूर्णतः अभाव हो गया है। जबकि सबसे ज़्यादा गांवों में ही बालिका विद्यालयों की या महाविद्यालयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ का व्यक्ति अभी इतनी उसकी सोच डेवलप नहीं है कि वह सह शिक्षा में अपनी बालिकाओं को पढ़ा सके। तो बालिकाओं के लिए व्यावसायिक कॉलेजों का भी पर्याप्त अभाव हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। अतः जब हम अधिकांश माता पिता से सह शिक्षा के विरोध में हैं, तो अनेक बालिकाएं शिक्षा लाभ से वंचित रह जाती हैं। तो इस तरह से बालिका विद्यालयों के अभाव की कमी कहीं ना कहीं बालिका शिक्षा की समस्या के रूप में हमारे सामने आती है। अध्यापिकाओं के अभाव की यदि हम बात करें, तो बालिका शिक्षा के समस्त स्तरों में अध्यापिकाओं की संख्या पर्याप्त नहीं है। अध्यापिकाओं का अभाव नगरों की अपेक्षा ग्रामों में कहीं अधिक है। इस अभाव के अनेक कारण हैं, जैसे स्त्रियों में शिक्षा प्रसार की कमी, स्त्रियों द्वारा नौकरी का करना अपमानजनक मानना, या आवास निवास की सुविधाओं का अभाव। तो जो स्त्रियां शिक्षित भी होती हैं, वह पिता या पति की इच्छा के विरुद्ध नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जा सकती हैं। इस कारण से हम अपने समाज में अध्यापिकाओं के अभाव की समस्या से जूझते हैं। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्या की यदि हम बात करें, तो बालिका शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह अनेक दोषों से युक्त है। शिक्षा के समस्त स्तरों पर बालक तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। केवल चित्रकला, संगीत कला एवं गृह विज्ञान के अध्यापन की आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, परंतु इन विषयों के अध्ययन से बालिकाओं को विशेष लाभ नहीं मिलता है। उच्च स्तर पर तो इन विषयों का अध्ययन ही समाप्त हो जाता है और वास्तव में बालिकाओं को जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनका गृहस्थ जीवन में कोई संबंध भी नहीं होता है। तो स्वतंत्रता और समानता का यह भी तात्पर्य है नहीं है कि स्त्रियां अपने गृहस्थ के उत्तरदायित्व को छोड़कर अभियंता बने या नौकरी पेशे वाली बन जाए, घर गृहस्थी के कार्य को छोड़कर। तो स्वतंत्रता और समानता हमें मिली है। व्यापारी बने या पुरुषों के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करें, ऐसा भी उद्देश्य हमारे समाज का नहीं होगा कि हम स्त्रियों को इस तरह बना दें कि जो उनका दायित्व है उस दायित्व से ही वो मुक्त हो। तो इस तरह हमें इस तरह के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी है जो कहीं ना कहीं उनके जीवनोपयोगी हो। साथ में जो भी व्यावसायिक कोर्स है उनमें इस तरह के विषय हमें जोड़ने चाहिए जो बालिकाओं को घर गृहस्थी के कार्यों के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी उन्हें दृढ़तापूर्वक खड़ा रखें। अगली समस्या के रूप में हम सरकार के उदासीन दृष्टिकोण की समस्या को देखते हैं। तो सरकार के उदासीन दृष्टिकोण की समस्या की यदि बात करें, तो सरकार बालिका शिक्षा के प्रति इतनी जागरूक नहीं है जितनी कि बालकों की शिक्षा के प्रति है।
वर्तमान सरकार ने यह अपेक्षा का दृष्टिकोण ब्रिटिश सरकार जैसा ही अपना रखा है और इस कारण हम देखते हैं कि बालिका शिक्षा के विकास के लिए जो भी योजनाएं या कार्यक्रम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं उनमें बहुत ही कम धन व्यय किया जाता है। सरकार की जो ये उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण के कारण बालिका शिक्षा का वांछित विकास नहीं हो पा रहा है। तो सरकार की उदासीनता कहीं न कहीं बालिका शिक्षा की समस्या के रूप में हमारे समक्ष आती है। सबसे बड़ी जो समस्या को हम देखें तो कहीं न कहीं बालिका शिक्षा की जो समस्या है सबसे बड़े रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन की समस्या के कारण भी उभर कर आती है, क्योंकि नगरवासियों की अपेक्षा हम देखते हैं कि जो ग्रामीण व्यक्ति होता है उसका दृष्टिकोण अत्यंत संकीर्ण और रूढ़िग्रस्त होता है। वह एक अपने ऐसे समाज में रहता है जहाँ सभी की विचारधारा ये होती है कि बेटियां घर गृहस्थी के लिए ही होती हैं और वह स्वयं तो निरक्षर होने के कारण शिक्षा के महत्व को नहीं समझते तथा बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना उनके लिए पूर्णतः व्यर्थ ही समझते हैं। इस कारण से भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा के प्रसार को सबसे कम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन के कारण भी बालिका शिक्षा अवरुद्ध होती है और एक समस्या के रूप में हम बालिका शिक्षा के प्रसार में अवरोधन की समस्या को देखते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था, वुमेन एम्पावरमेंट में बालिका शिक्षा का प्रसार और बालिका शिक्षा की समस्याएं। आगे कल की क्लास में हम बात करेंगे जो भी बालिका शिक्षा की समस्याएं हैं उन समस्याओं से संबंधित समाधानों की, किस प्रकार से हम इन समस्याओं का अंत कर सकते हैं। जो भी हमारी आर्थिक रूढ़िवादी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन, अव्यवरोधन, बालिका विद्यालय के अभाव, अध्यापिकाओं के अभाव, इन्हीं से रिलेटेड इनकी समाधानों की हम चर्चा करेंगे। साथ में समानता एवं न्याय का अर्थ एवं उसकी आवश्यकता को भी देखेंगे, क्योंकि यदि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो समानता क्या है और उसकी ज़रूरत हमें क्यों है, इसकी हम जरूर चर्चा करेंगे कल। तो आप YouTube पर जाकर HDCM चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर बीएड की प्लेलिस्ट में आपको बीएड के जो भी लेक्चर हैं मेरे द्वारा कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ ऑफ एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड, वो वहाँ पर आपको मिलेंगे। वहाँ पर आप जाकर उन्हें देख सकते हैं और अपने सभी प्रकरणों को क्लियर कर सकते हैं।